Dear students of semester 4, now in the paper of environmental economics, in the unit 1, the first topic is related to economics of climate change or global warming. यूनिट 1 से रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, वो आपको भेजा जा चुका है। क्लाइमेट चेंज क्या है? बेसिकली क्लाइमेट refers to the long run average of daily weather in the particular area, that is change in long term average or daily temperature or daily weather in a particular area. क्लाइमेट एक दिन की बात नहीं है, क्लाइमेट का वास्ता एक दिन से नहीं है। किसी एक जगह पर, किसी एक स्थान पर लंबे समय तक औसत रूप से कैसा वातावरण रहता है, दैट इज क्लाइमेट। लेकिन जब औसत रूप से एक प्रकार का वातावरण रहने की स्थिति अचानक बदल जाती है, जो जिस तरीके से वातावरण बना था उसमें अचानक परिवर्तन आते हैं, तो इस सिचुएशन को हम क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। आपको मैंने बताया है कि 1990 के दशक के शुरुआत में विश्व में ये अनुभव किया गया कि कई ऐसे वर्ष देखे गए जिन वर्षों में मौसम में, वातावरण में अचानक ऐसी बातें आईं, अचानक ऐसे परिवर्तन आए जो सामान्यतः पहले नहीं देखे गए। और वैश्विक स्तर पर इन स्थितियों को जानने के लिए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और पर्यावरण के से जुड़े हुए लोगों ने जब इस पर अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि कहीं कुछ ऐसा है जो मानवीय क्रियाओं से संबंधित है और सामान्य वातावरण को प्रभावित कर रहा है। लेकिन यह बात केवल शोधकर्ताओं तक ही सीमित थी। बात क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना। 1992 के इंटरनेशनल समिट के बाद हमने इस पर चिंता शुरू की। यह चिंता COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के लेवल पर 1995 से लगातार की गई और एक ब्रेक थ्रू हमको मिलता है क्योटो प्रोटोकॉल में, जहां इस वैश्विक गर्माहट की समस्या को दूर करने के लिए विश्व के कई देशों की सहमति एक प्रस्ताव पर बनती है और जहां सभी मिलकर ये तय करते हैं कि ऐसी वैश्विक गर्माहट को घटाने ऐसी वैश्विक गर्माहट के लिए जिम्मेदार जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उन ग्रीन हाउस गैसेज में मुख्यतः CO2 को घटाने के लिए विभिन्न देशों की बाध्यकारी सीमाएं क्या होनी चाहिए। विकसित देशों को यह काम दिया गया। विकसित देशों के लिए 2012 तक, 1997 से 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों विशेषकर CO2 को घटाने की बाध्यकारी सीमाएं तय की गईं। विकासशील देशों को इससे दूर रखा गया। आपको मैंने बताया है कि यह काम आसानी से हो, इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल में एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म का, एक लचीली
प्रणाली का सुझाव दिया गया, जिससे कि इसका उपयोग करके जिन देशों को अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना है वे उन लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकें। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म के उपयोग से निश्चित रूप से जो CO2 घटाने का कार्य था उसमें आसानी आई। कार्बन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बाजार में कार्बन परमिट का बेचना और खरीदना, मार्केटेबल पोल्यूशन परमिट का एप्लीकेशन, इन सब से निश्चित ही जो प्रैक्टिकल पार्ट था CO2 घटाने का उसमें देशों को सहायता मिली। हम ये भी जानते हैं कि 2012 के पहले ही अमेरिका द्वारा इस प्रस्ताव पर वीटो कर देने की वजह से इसकी प्रगति धीमी पड़ गई। विश्व के देश 2012 के COP के आने के पहले चिंतित हुए। COP में यह बात एक चिंता का विषय बनी कि जो कमिटमेंट, जो टारगेट 2012 के लिए दिए गए हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में नई परिस्थितियों में कुछ नई बाध्यकारी सीमाएं तय कर ली जाएं ताकि 2012 और उसके बाद उस पर कार्य हो सके। 1997 से लेकर 2012 तक क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट फेज कहा जाता है, प्रथम अवस्था, जिसमें काफ़ी प्रगति हुई जो इफेक्टिव थी। लेकिन 2012 COP के अंतर्गत और उसके बाद 1997 के समान बाध्यकारी सीमाएं तय नहीं हो पाई, बाइंडिंग कमिटमेंट्स तय नहीं हो पाए और देशों की सहमति इस बात पर बनी कि विकसित और विकासशील देश सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, जिससे कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो ज़्यादा तेज़ी से न बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग के प्रोसेस को हम स्लो कर सकें। इसके लिए देश कार्य करें। प्रत्येक देश COP में 2012 के बाद से अपनी अपनी बातें बताता है। एक कॉमन कॉज है, एक उद्देश्य है कि हमें पृथ्वी के औसत तापमान को 2 डिग्री तक बढ़ने नहीं देना है। रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन जिस रफ्तार से 2 डिग्री बढ़ने की, 2 डिग्री तक वृद्धि के आसार लग रहे हैं, उस बढ़ने की रफ्तार को हम स्लो कर सकते हैं। इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। अलग अलग COP में तब से लेकर आज तक इस दिशा में कई प्रयास हुए। आप लोग डिटेल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के जो रिजोल्यूशंस हैं और जो रिकमेंडेशंस हैं कि अलग अलग COPs में क्या कहा गया उसको पढ़ सकते हैं। ये जितना मैंने बताया ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इंटरनेशनल पॉलिसी है, अंतर्राष्ट्रीय नीति है कि इस समस्या की पहचान जब की गई 1990 में, उसके बाद इसका प्रथम प्रयास 1992 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में UNFCCC तैयार होना, और इस प्रथम प्रयास से लेकर आज तक क्या हुआ ये मैंने आपको संक्षेप में बताया। दिस इज इंटरनेशनल पॉलिसी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। आप लिटरेचर में इसको देख सकते हैं कि इसका करंट स्टेटस क्या है, करंट COP में इसके विषय में क्या कहा गया। इस बात से संबंधित जब ये तय हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए जब हम आगे जाएंगे तो 3 प्रकार के दृष्टिकोण हमको दिखते हैं।
देयर आर 3 इकोनॉमिक अप्रोचेस। देखिए, ये जो मैंने बताया ये इंटरनेशनल पॉलिसी है एक सीक्वेंस की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जो 1992 से हुई और चल रही है। दिस इज करंट एंड दिस इज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन वैश्विक गर्माहट को कैसा नियंत्रित करना चाहिए, कितना नियंत्रित करना चाहिए, इस बारे में 3 तरीके के आर्थिक दृष्टिकोण, इकोनॉमिक अप्रोचेस हमको लिटरेचर में मिलती हैं। जो पहली अप्रोच है, उस पहली अप्रोच को सामान्यतः इस हिसाब से देखा जाता है कि जितने भी देश हैं उनका दृष्टिकोण इस प्रकार का होना चाहिए कि वे सभी क्लाइमेट चेंज की बातों को बिजनेस एज यूजुअल, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, इस तरीके से कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े और महती प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस एज यूजुअल पॉलिसी, जैसा करंट सिनेरियो है, जैसी चीज़ें चल रही हैं उसी तरीके से चीज़ें चलती रहें। इस बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच के बाद एक और अप्रोच हमारे सामने आती है और वो अप्रोच है ग्रेजुअलिस्टिक अप्रोच, क्रमिक दृष्टिकोण, जिसके प्रोपोंडर्स में मुख्य रूप से नॉर्डहाउस का नाम आता है। ये दृष्टिकोण इस बात को मानता है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, CO2 के एमिशन को घटाने के लिए जितना तेज़ी से हम कार्य कर रहे हैं, जितना ज़्यादा अचानक इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, इतनी तेज़ी की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो उचित ये लगता है कि ये ग्रेजुअल अप्रोच, धीरे 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 इस काम को किया जाए। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से एक तीसरी अप्रोच प्रिकॉशनरी अप्रोच है, सावधानी का दृष्टिकोण है। और यह सावधानी का दृष्टिकोण इस बात से संबंधित है कि हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम वे कार्य ही कम से कम करें, हम उन कार्यों को करने में सावधानी बरतें जिन कार्यों को करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हमारे सामने आती है। ये 3 इकोनॉमिक अप्रोचेस हैं और इसके पहले जो मैंने जो बताया आपको वो इंटरनेशनल पॉलिसी है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अब हम इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज का या इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का वास्ता इस बात से है कि हमें 2 तरीके की लागतों की तुलना करनी पड़ेगी, 2 तरीके की लागतों को देखना पड़ेगा। There is trade-off between 2 types of social costs. इकोनॉमिक्स की बात जैसे ही आती है, इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मीन्स इसको करने में, इस काम को करने में, टेम्परेचर को घटाने में, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या कॉस्ट आएगी। ये कंपैरेटिव एनालिसिस, दिस इज इकोनॉमिक अप्रोच। तो 2 तरीके की सामाजिक लागतों के बीच में विरोधाभास की स्थिति पाई जाती है। देखिए, अगर कोई समाज, कोई सोसाइटी यह निश्चित करती है
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को ऐसे कामों में लगाएगी जिससे ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली जो क्षति है उसे दूर किया जा सके। अगर कोई समाज, कोई देश ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को ऐसे कामों में लगाएगा, ऐसे कामों में रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करेगा जिससे फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो वो कम से कम हो, जैसे इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, हायर फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। ठीक, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि करंट कंजम्पशन के लिए, वर्तमान उपभोग के लिए भोजन, कार, हाउसिंग, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, इनके लिए संसाधन कम पड़ जाएंगे। ये कॉस्ट है। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के पहली बात जो है उससे बेनिफिट होगा, लेकिन जो दूसरी बात है वो कॉस्ट है कि हमें आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए के बनाने के लिए, निर्माण के लिए, उपलब्धता के लिए संसाधन, आर्थिक संसाधन कम उपलब्ध होंगे, कम मिलेंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का जो अर्थशास्त्र है वो दो प्रकार की सामाजिक लागतों की तुलना की बात करता है। पहली प्रकार की सामाजिक लागत है ग्रीन हाउस डैमेज कॉस्ट, ग्रीन हाउस क्षति लागत। ग्रीन हाउस डैमेज कॉस्ट का अर्थ क्या हुआ? इसके अंतर्गत, ग्रीन हाउस डैमेज कॉस्ट के अंतर्गत वो सारी लागतें आएंगी जो इस वजह से उत्पन्न हुई या इस वजह से उत्पन्न होंगी क्योंकि आपने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल ना करने के कारण जो क्षति होगी उसको हम ग्रीन हाउस डैमेज कॉस्ट कहेंगे। ग्रीन हाउस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का संदर्भ ग्रीन हाउस गैसेस से है। वो बात दूसरी है कि 6 ग्रीन हाउस गैसेस में जो चीफ कल्प्रिट है वो CO2 है। अब दूसरे तरीके की लागत को देखें तो दूसरे तरीके की लागत ग्रीन हाउस अबैटमेंट कॉस्ट है। अर्थात अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करेंगे, एमिशन को कंट्रोल करेंगे, तो उन प्रयासों में हमारा पैसा खर्च होगा। ये ग्रीन हाउस अबैटमेंट कॉस्ट है। अर्थात ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो हमारे आर्थिक संसाधन खर्च होंगे, जो स्टडी मटेरियल मैंने आपको भेजा है उसमें फिगर 9.1 जिसकी हेडिंग है मार्जिनल डैमेज कॉस्ट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, मार्जिनल डैमेज कॉस्ट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, वाई एक्सिस पर डॉलर के रूप में मार्जिनल डैमेज कॉस्ट दी हुई है, यानी मार्जिनल डैमेज कॉस्ट का मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू। मार्जिनल डैमेज कॉस्ट डॉलर के रूप में, मुद्रा के रूप में वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है स्टॉक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का स्टॉक, और यूनिट इसकी दी हुई है ppm, पार्ट पर मिलियन। फिगर को आप देखिए तो एक्स एक्सिस पर दो स्केल हैं। एक स्केल 0 से रन कर रहा है जो
स्टॉक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को बता रहा है, और जो दूसरा स्केल उसके नीचे है वो ईयर से रिलेटेड है, समय। अब 1750 फिगर में आप इसको देख सकते हैं। 1750 में ग्रीन हाउस गैसेस का जो स्टॉक था वो 280 पार्ट पर मिलियन, 280 ppm। 1750 से जब 2010 में आते हैं तो ये है 390 ppm। कितनी वृद्धि हुई आप देख सकते हैं, 110। 2010 से 2100 के बीच में जब आते हैं, 1700 से 2010 के बीच में 280 से 390, यानी ग्रीन हाउस गैसेस के स्टॉक में इतने बड़े समय अंतराल में, इतनी ज़्यादा सालों में बहुत कम एक तरह से वृद्धि हुई। एज अ रिज़ल्ट जो मार्जिनल डैमेज कॉस्ट है उसके जो बढ़ने की रफ्तार है वो बहुत तीव्र नहीं है। लेकिन 2010 के बाद यही स्टॉक कंसंट्रेशन 390 से बढ़ के 2100 में 560 ppm हो जाता है, और मार्जिनल डैमेज कॉस्ट शार्पली बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। पहली स्थिति को ए और दूसरी स्थिति को बी के अंतर्गत देखा जा सकता है। फर्स्ट फेज में जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की सिचुएशन 0.5 to 0.8, और सेकंड में जो पोटेंशियल है वो 1.5 से 4.0। और अगर 2100 से और आगे जाएं, अभी तुम लोग 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, 2000 में चल रहे हैं, ये बात कहती है अगर 2100 आ गया और यही रफ्तार रही तो 2100 के और आगे अगर जाएं तो मार्जिनल डैमेज कॉस्ट का कर्व और शार्प हो जाता है। 2100 तक आते आते ही जो डैमेज कॉस्ट है वो ये बताती है कि एरिया बी के अनुसार जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। एंड इफ इट इज अनकंट्रोल्ड देन बियॉन्ड 2100 मोर देन 4। और ये जो फेज है मोर देन 4 का, फिर क्या होगा? मेजर कैटास्ट्रॉफिक एंड इर्रिवर्सिबल एनवायरमेंटल डैमेज। ये वो स्थिति हो जाएगी जहां प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आएंगी, पर्यावरणीय अपूरणीय क्षति इस प्रकार की होगी, मानवीय स्वास्थ्य पर ऐसे प्रभाव पड़ेंगे जिनको ठीक करना, जिनको पुनः पहले जैसा लाना संभव नहीं होगा। और यही वो बहुत बड़ा कारण है कि 2100 में ये जो सिचुएशन दिखा रहे हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर का बढ़ जाना, 2050 तक इसी को एस्टीमेट लेके 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कहा जा रहा है। हमें याद रखना है हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रोसेस को रोक नहीं सकते, हम प्रयासों से ग्लोबल वार्मिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। जो तापमान की स्थिति 2050 में आएगी, अगर हम प्रभावी नियंत्रण न करें, उसी स्थिति को प्रभावी नियंत्रण करके हम 50 साल और आगे खिसका सकते हैं। प्रॉब्लम और देर से आएगी। We can only slow down the process of climate change. We cannot reduce or stagnate the global warming process. We can only slow down the process. तो ये 9.1 की जो फिगर है, इट इज रिलेटेड टू मार्जिनल डैमेज कॉस्ट। इसी के साथ साथ 9.2, इस फिगर को हम देखें फिर एक्स एक्सिस पर स्टॉक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस और उसके साथ टाइम स्केल, वाई एक्सिस पर जो मार्जिनल डैमेज कॉस्ट है
पुनः पहले की तरह। और मार्जिनल डैमेज कॉस्ट के दो कर्व यहाँ पर दिए हैं, एक कर्व ब्लैक लाइन से है, दूसरा डॉटेड लाइन से है। डॉटेड लाइन वाला कर्व थोड़ा फ्लैट है, एक एरो बना हुआ है जो ये बताता है कि अगर हम अच्छे प्रयास करें, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास करें, तो मार्जिनल डैमेज कॉस्ट कर्व जितना शार्प है उतना शार्प नहीं होगा, वो फ्लैट होगा। अब फ्लैट होने का सीधा सा अर्थ ये है कि जो समस्या, जो प्रॉब्लम या जितनी सीमांत क्षति आती, उतनी सीमांत क्षति अब पहले की तुलना में नहीं आएगी, कम होगी। आप देख सकते हैं कि फिगर 9.1 में बी एरिया काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिगर 9.2 में बी एरिया काफ़ी छोटा है। द प्रोसेस ऑफ डैमेज इज स्लोड डाउन ड्यू टू possibilities of global warming reduction methods, efforts। दूसरे तरीके की जो लागत है ग्रीन हाउस अबेटमेंट कॉस्ट, आपको बताया कि इसके अंतर्गत वो सभी खर्च, वो सभी बातें, वो सभी तरीके आएंगे जिनको करने में हमारा पैसा खर्च होता है, और उस पैसे को खर्च करके हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं। फिगर 9.3 इससे रिलेटेड है। एक्स एक्सिस पर स्टॉक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, और स्टॉक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के नीचे एक वेरिएबल है परसेंटेज रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। वाई एक्सिस पर मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट, खर्च कितना है। एक्स एक्सिस पर ध्यान दीजिएगा 9.3 फिगर के 390 ppm को अगर हम प्रेजेंट स्टेटस माने तो 390 ppm से जब हम 351 ppm तक रिडक्शन करते हैं तो यह रिडक्शन 10% है। और अगर आप इस तरीके से 10% ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को घटाते हैं तो ये काम तब हो सकता है जब आप अपनी लाइफ स्टाइल में माइनर चेंजेस करेंगे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रेगुलेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, माइनर चेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एटसेट्रा, ये सब करके आप ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को 390 से 351 तक ले आते हैं, 10% रिड्यूस कर सकते हैं। इस काम को करने में थोड़ा कम एफर्ट लगेगा, माइनर एफर्ट से ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर 351 ppm से 316 ppm, अब अगला 10% आप और घटाना चाहते हैं, पहले भी 10% घटाया था, अब भी 10% घटाना चाहते हैं, लेकिन अब ये जो दूसरा वाला 10% आप घटाएंगे, इस काम को करने में आपको ज़्यादा पैसा लगाना होगा, आपको ज़्यादा बड़े परिवर्तन करने होंगे। यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी फ्यूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ए मैसिव स्केल। पहले 10% की ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन की कमी में एफर्ट कम लगेगा, पैसा कम लगेगा। अगले वाले में, अगले 10% की कमी में पैसा ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से जो MAC कर्व है, वो MAC कर्व हमको MDC कर्व के बिल्कुल विपरीत मिलता है। इन दोनों वक्रों की स्थितियों को देखते हुए हमें दोनों पक्ष मिल जाते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करेंगे तो हमारे खर्च क्या होंगे और हमारे फायदे क्या होंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उसके नुकसान क्या होंगे। इन्हीं दोनों वक्रों मार्जिनल डैमेज कॉस्ट से रिलेटेड MDC कर्व और मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड MAC कर्व, इन दोनों की तुलनात्मक स्थितियों के आधार पर
एक ये विश्लेषण मिलता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए कितना खर्च कर सकते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दैट इज़ द पॉइंट कि पैसे और रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने क्योटो प्रोटोकॉल में भी कहा था, और आज भी ये बात आती है कि विकसित देश इन दिशाओं में ज़्यादा प्रयास करें अपने यहाँ भी, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज दें, फंड्स दें विकासशील देशों को भी, क्योंकि उनके पास पैसा है। और जो विकासशील देश हैं उनके लिए जो बाध्यताएं हैं वो इसीलिए नहीं रखी गई कि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अभी भी थोड़ा दूसरे प्रकार की हैं।